आज हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी के एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे, वर्किंग मेमोरी। इसे द आर्किटेक्चर ऑफ अ थॉट भी कहते हैं, यानी हमारे ख्यालात की बुनियाद। ये वो जहनी जगह है जहां हम सोचने, समझने और सीखने जैसे मुश्किल कामों के लिए मालूमात को इस्तेमाल करते हैं। इम्तिहानात के लिहाज से इसके काम करने का तरीका, इसके मॉडल्स और ख़ास तौर पर इसकी हुदूद को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए तफसील से देखते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है और इसकी हदें क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कॉल से। ये कॉल है कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जॉर्ज मिलर का। अपने 1956 के मशहूर मकाले में उन्होंने लिखा, My problem is that I have been persecuted by an integer. There is, to quote a famous senator, a design behind it, some pattern governing its appearances. यानी मेरी परेशानी यह है कि मुझे एक अदद ने परेशान कर रखा है, उसके पीछे एक डिज़ाइन है, एक ख़ास पैटर्न है जो उसके बार बार सामने आने की वजह है। अब देखें, मिलर यहाँ एक गहरे राज की तरफ इशारा कर रहे थे। वो एक ऐसी ख़ास अददी हद की बात कर रहे थे जो उनके मुताबिक इंसान के मालूमात को प्रोसेस करने की सलाहियत को कंट्रोल करती है। और यहीं से हमारे आज के मौजू का असल सवाल शुरू होता है। आखिर ये नंबर है क्या, और ये इंसानी जहन की बुनियादी बनावट और उसकी हदूद के बारे में हमें क्या बताता है? तो इस पूरी गुफ्तगू में हम इसी इल्मी राज से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ चलते हैं, डिफाइनिंग वर्किंग मेमोरी। जाहिर है, इस सिस्टम की हदूद को जांचने से पहले हमें यह समझना होगा कि वर्किंग मेमोरी आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है। अच्छा, तो वर्किंग मेमोरी है क्या? इसे एक ऐसे सिस्टम के तौर पर समझा जा सकता है जो मालूमात को आर्जी तौर पर स्टोर भी करता है और उसे इस्तेमाल भी करता है। ये मालूमात को एक शऊरी यानी कॉन्शियस और बहुत ही एक्टिव हालत में रखता है ताकि हम उसे फौरन अपने काम में ला सकें। पुरानी किताबों में या नफ्सियाती इब्तिदाई रिसर्च में इसी को शॉर्ट टर्म मेमोरी या एसटीएम भी कहा जाता था। बिल्कुल आसान जुबान में कहें तो ये हमारे जहन का वो हिस्सा है जो किसी भी काम के दौरान मालूमात को वक्ती तौर पर हैंडल करता है ताकि हम सोच सकें और चीज़ों को समझ सकें। अब इस सिस्टम की कुछ खास बातें हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि इसका ड्यूरेशन यानी इसका दौरानिया बहुत ही कम होता है। अगर हम किसी चीज़ पर तवज्जो ना दें तो वो तकरीबन 20 सेकंड में हमारे जहन से निकल जाती है। दूसरी बात, इसकी कैपेसिटी यानी गुंजाइश बहुत ही महदूद है और यही हमारे आज के मौजू का मरकज़ है। तीसरी अहम बात है अटेंशन यानी तवज्जो। ये इस सिस्टम के लिए ईंधन की तरह है। मालूमात को याद रखने के लिए तवज्जो देना लाजमी है। इसका बुनियादी मैकेनिज्म है रिहर्सल, यानी किसी चीज़ को जहन में बार बार दोहराना ताकि वो याद रहे। और आखिरी बात, इसमें डिके बहुत तेज़ी से होता है, यानी अगर किसी मालूमात पर तवज्जो ना दी जाए या उसे दोहराया ना जाए तो वो वर्किंग मेमोरी से फ़ौरन गायब हो जाती है। तो ये एक्टिव स्टेट या फ़ाल हालत है क्या? इसको समझाने के लिए एक बहुत अहम थ्योरी है जॉन एंडरसन का एक्टिवेशन मॉडल। ये मॉडल कहता है कि वर्किंग मेमोरी दिमाग में कोई अलग डब्बा या कंपार्टमेंट नहीं है, बल्कि ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का ही वो हिस्सा है जो इस वक्त हाई एक्टिवेशन की हालत में है। अब सवाल यह है कि एक्टिवेशन लेवल क्या है। इसका मतलब है कि कोई याद या मालूमात इस्तेमाल होने के लिए कितनी तैयार है। आसान लफ्ज़ों में, जहन में किसी चीज़ का फ़ौरन एक्टिव हो जाना या जाग उठना। और जब कोई चीज़ इतनी एक्टिव होती है तो हम उस तक जल्दी से पहुंच भी सकते हैं और उसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ एक सिमेंटिक नेटवर्क की मिसाल है। ये एक मॉडल है जो दिखाता है कि हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में मालूमात एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती हैं। इसे हम मानी के ताल्लुकात का जाल भी कह सकते हैं। तो एक्टिवेशन मॉडल के मुताबिक जब एक नोड यानी एक तसव्वुर जैसे कि पेंगुइन एक्टिव होता है तो ये एक्टिवेशन उससे जुड़े दूसरे तसव्वुरात जैसे बर्ड और स्विमिंग तक भी फैल जाती है। इस अमल को कहते हैं स्प्रेडिंग एक्टिवेशन। इसी तरह अगर हम सहरा के बारे में सोचें तो फौरन ऊंट का तसव्वुर एक्टिव हो जाएगा क्योंकि उन दोनों के बीच एक मजबूत ताल्लुक है। तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि वर्किंग मेमोरी दरअसल हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का ही वो हिस्सा है जो किसी वक्त एक्टिव होता है। तो अब हम वर्किंग मेमोरी की तारीफ समझ चुके हैं। अब चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द मैजिक नंबर 7। या हम इसकी गुंजाइश की उस हद को समझने की कोशिश करेंगे जिसने जॉर्ज मिलर को इतना हैरान किया था। वो जादुई नंबर जिसकी तरफ मिलर ने इशारा किया था वो है 7 ± 2 यानी 7 जमाई या -2। बहुत से तजुर्बात के बाद मिलर ने यह नतीजा निकाला कि इंसान की वर्किंग मेमोरी की गुंजाइश हमेशा इसी हद में रहती है। मतलब यह कि एक आम इंसान एक वक्त में अपने जहन में 5 से लेकर 9 तक अलग अलग चीज़ें रख सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि मिलर ने खुद भी नोट किया कि ये नंबर 7 हमारी सकाफत और फितरत में हर जगह मौजूद है, जैसे हफ्ते में 7 दिन, 7 समंदर, 7 बर-ए-आज़म। अब हो सकता है कि ये सब सिर्फ इत्तेफाक हो और इसका हमारी ज़हनी सलाहियत से कोई साइंसी ताल्लुक ना हो,
लेकिन इस बात ने शुरू के कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट्स के लिए इस नंबर को और भी पुरस्कार बना दिया था। लेकिन यहाँ एक मसला है। अगर हमारी हद सिर्फ 7 चीज़ों की है, तो फिर लोग शहरों की लंबी लंबी फहरिस्तें या 40-40 हरूफ की लाइनें कैसे याद कर लेते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि ये हद शायद इनफरादी चीज़ों पर नहीं, बल्कि किसी और चीज़ पर है, किसी ज्यादा बामानी चीज़ पर। तो इस मसले का हल हमें मिलता है सेक्शन 3 में, ओवरकमिंग लिमिट्स, चंकिंग। चंकिंग वो नफ्सियाती तरीका है जिससे हम अपनी वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो चंकिंग है क्या? ये असल में अलग अलग चीज़ों को बड़े और बामानी ग्रुप्स में जोड़ने का अमल है। फिर उन ग्रुप्स को एक इकाई या यूनिट के तौर पर याद रखा जाता है। ऐसा करने से हमें कम चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, जिससे हमारी वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी बढ़ जाती है। यहाँ सबसे अहम लफ्ज़ है बामानी। मतलब ये कि ये ग्रुप्स बनाने के लिए हम अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में मौजूद मालूमात का सहारा लेते हैं। आसान लफ्ज़ों में चंकिंग का मतलब है मालूमात को छोटे बामानी ग्रोहों में बांटना। इसकी एक मिसाल देखते हैं। ये 10 हिंदसों का नंबर है। अगर हम इसे 10 अलग अलग हिंदसों के तौर पर याद करने की कोशिश करें तो ये हमारी 7 + -2 की हद से ज़्यादा है। लेकिन चंकिंग के ज़रिए हम इसे ग्रुप्स में बांट सकते हैं। जैसे अमेरिका में फ़ोन नंबर को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, एरिया कोड, प्रीफिक्स एंड लाइन नंबर। तो ये बन गए 3 चंक्स। एक और तरीके से हम इसे शायद 4 चंक्स में बांटें। दोनों ही सूरतों में अब हमें 10 के बजाय सिर्फ 3 या 4 चीज़ें याद रखनी हैं जो हमारी वर्किंग मेमोरी की हद के अंदर हैं। अच्छा, अब इस उसूल को अमली ज़िंदगी में देखते हैं। इसके लिए हम माहिरीन की मिसाल लेंगे। तो चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ, चंकिंग इन एक्सपर्टीज, द गेम ऑफ चेस। यहाँ शतरंज की एक पोजीशन है, बिल्कुल वैसी ही जैसी एड्रियान द ग्रूट ने अपने 1965 के मशहूर तजुर्बात में इस्तेमाल की थी। इन तजुर्बात में क्या हुआ, शतरंज के ग्रैंड मास्टर्स और नए खिलाड़ियों दोनों को खेल के बीच की एक पोजीशन दिखाई गई, और वो भी सिर्फ 5 सेकंड के लिए। उसके बाद उनसे कहा गया कि बोर्ड को बिल्कुल वैसे ही दोबारा तरतीब दे। नताइज बहुत हैरान करने वाले थे। ग्रैंड मास्टर्स ने पहली ही कोशिश में तकरीबन 90% तक पोजीशन सही बना ली, लेकिन जो नए खिलाड़ी थे वो सिर्फ 40% ही सही बना सके। ये माहिरीन और आम लोगों की कारकर्दगी में एक बहुत बड़ा फर्क दिखाता है। तो द ग्रूट के काम से क्या पता चला? ये कि ग्रैंड मास्टर्स की ये काबिलियत उनकी ज़्यादा जहानत की वजह से नहीं है, बल्कि ये उनकी याददाश्त की एक खास महारत है। वो शतरंज के बोर्ड पर 25 अलग अलग मोहरों को नहीं देखते, वो देखते हैं बामानी पैटर्न्स यानी चंक्स। वो मोहरों की ऐसी तरतीबों को पहचानते हैं जो उन्होंने हजारों बार देखी होती हैं। और ये महारत कितनी बड़ी है? एक अंदाजे के मुताबिक एक शतरंज के मास्टर की लॉन्ग टर्म मेमोरी में 10,000 से लेकर 1 लाख तक शतरंज के पैटर्न्स यानी चंक्स महफूज होते हैं। और यही चंक्स की विशाल लाइब्रेरी उन्हें इतना गैर मामूली खिलाड़ी बनाती है। आखिर में अब हम इन तमाम बातों को एक जदीद और बहुत अहम मॉडल में इकट्ठा करेंगे। तो चलते हैं सेक्शन 5 की तरफ, बैडलीज मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी। ये मॉडल शॉर्ट टर्म मेमोरी के पुराने सादा तस्वुर से बहुत आगे है और हमें एक ज़्यादा मुकम्मल तस्वीर दिखाता है। ये डायग्राम एलन बैडले और ग्रैहम हिच के मॉडल का है। ये मॉडल कहता है कि वर्किंग मेमोरी कोई एक चीज़ नहीं, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम है जिसके कई खास हिस्से हैं। इसमें 3 अहम हिस्से हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, फोनोलॉजिकल लूप और विजुअल स्पेशल स्केचपैड। आइए अब इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। पहला हिस्सा है फोनोलॉजिकल लूप। ये सिस्टम आवाज़ से जुड़ी मालूमात को प्रोसेस करता है और आर्जी तौर पर स्टोर करता है। ये ऑडिटरी रिहर्सल के लिए जिम्मेदार है, यानी वो अंदर की आवाज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई फ़ोन नंबर याद करने के लिए उसे जहन में दोहराते हैं। आसान ज़ुबान में ये आवाज़ से मुतालिक मालूमात को याद रखने वाला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है विजुअल स्पेशियल स्केचपैड। ये सिस्टम बसरी यानी देखने वाली और मकामी यानी जगह से मुताल्लिक मालूमात को हैंडल करता है। इसे अक्सर जहन की आंख या माइंड्स आई भी कहते हैं। इसी की वजह से हम अपने जहन में तस्वीरें बना सकते हैं और उन्हें घुमा फिरा सकते हैं, जैसे शतरंज के बोर्ड का तस्वुर करना या अपने कमरे में चलने का सोचना। तो ये है तस्वीर और जगह से मुताल्लिक मालूमात को जहन में देखने वाला हिस्सा। और आखिर में सबसे अहम हिस्सा, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। ये बाकी दोनों हिस्सों की तरह मालूमात स्टोर नहीं करता। ये एक अटेंशनल कंट्रोल सिस्टम है, यानी ये पूरे सिस्टम का मैनेजर है। यही फैसला करता है कि किस चीज़ पर तवज्जो देनी है। ये फोनोलॉजिकल लूप और विजुअल स्पेशल स्केचपैड के काम को कंट्रोल करता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी से ज़रूरत के मुताबिक मालूमात निकालता है। तो ये है पूरे मेमोरी सिस्टम को कंट्रोल करने वाला मरकज़ी हिस्सा।
तो हमने ये देखा कि माहिरीन चाहे वो शतरंज के खिलाड़ी हों या किसी और फील्ड में हजारों चंक्स को याद करके ही महारत हासिल करते हैं। और यहीं से पढ़ाई के लिए एक आखिरी और अमली सवाल पैदा होता है, इम्तिहानात में कामयाबी के लिए वो कौन से ज़रूरी चंक्स यानी कौन से अहम नज़रियात, तारीफ़ें और तजुर्बात के नताइज जिन पर उबूर हासिल करना ज़रूरी है।